यह कहानी एक ऐसे शैतान की है जो हवस का इस कदर पुजारी था जिसने औरतों को बस एक खिलौना के अलावा कुछ नहीं समझा। वो जो चाहता, जिसके साथ चाहता वो करता और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। इस शैतान ने अपने आपराधिक काल में 40 से भी ज्यादा औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया। पर जिस तरह से अंत इस शैतान का हुआ, उसने सारे अपराधियों के होश उड़ा दिए और इसका हश्र देखकर सब यही कह रहे थे कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो आखिर क्या हुआ उस अक्कू यादव के साथ और किस तरह से ये जुर्म की दुनिया में एक हवसी दरिंदा बन गया, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल अपराध की दास्तान में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। कहा जाता है कि अक्कू यादव का जन्म नागपुर के कस्तूरबा नगर में साल 1971 से 72 के बीच में हुआ था। उसका बचपन कस्तूरबा नगर के गरीब बस्ती में बीता था। उसके 2 भाई थे। बचपन से ही वो आपराधिक मामलों में सक्रिय था। अपराधियों के साथ रहते रहते वो भी एक अपराधी बन चुका था। अक्कू यादव का पहला ज्ञात अपराध 1991 में सामूहिक दुष्कर्म के रूप में हुआ। अक्कू यादव के नीचे छोटे बड़े सारे अपराधी काम करने लगे। अक्कू यादव लूटपाट सब करने लगा और जो उसके विरोध करते उसे वो जान से मार देता। वो दुकानदारों और लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। जो नहीं देता उसे धमकाता और मारता और उसका जीना हराम कर देता। उसने सालों के अपराध से जुर्म का एक छोटा सा साम्राज्य बना दिया था। जबरन वसूली उसका आय का मुख्य स्रोत था। अक्कू यादव को न जाने क्यों ऐसा लगता था कि लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी कारण वो औरतों और मर्दों को कभी भी एक जगह इकट्ठा होने नहीं देता। यहाँ तक कि वो लड़कों को भी एक साथ रहने नहीं देता था और अगर वो उन लोगों को साथ में देखता तो उन्हें धमकाता और डराता कि वो उन्हें मार देगा। वहाँ पे खौफ का ऐसा माहौल था कि लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से भी डरते थे और अगर कोई हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुँचता तो पुलिस उनकी शिकायत सुनती ही नहीं थी। उल्टा पुलिस अक्कू यादव को इत्तला कर देती थी। अक्कू यादव उस व्यक्ति के घर अपने गिरोह के साथ पहुंचता और उनके बहू बेटियों को मारता पीटता और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता। कस्तूरबा नगर के लोगों का कहना था कि अक्कू यादव ने 40 से भी अधिक महिलाओं का दुष्कर्म किया था। वहां की लगभग हर दूसरे घर की महिला अक्कू यादव का शिकार थी और यहाँ तक कि अक्कू यादव ने 10 से 12 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा था। वो इतना क्रूर था कि उसने एक 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं छोड़ा। वो बीच सड़क पर उसके साथ दुष्कर्म किया और लोग बस देखते ही रह गए। एक महिला जिसने 10 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, अक्कू यादव ने उसे भी नहीं छोड़ा। वो अपने आदमियों के साथ उसका सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर उस महिला ने अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर खुद पर आग लगा दी और खुदकुशी कर ली। पुलिस ने अक्कू यादव को अरेस्ट भी कई बार किया था पर हर बार वो बेल लेकर निकलता और आपराधिक कामों में लग जाता। वहाँ के लोगों में अक्कू यादव का इतना खौफ था कि अक्कू यादव को देखते ही लोग घरों में घुस जाते थे, खास करके महिलाएं। लोग महिलाओं को अक्कू यादव के डर से घर में बंद करके रखते थे कि कहीं अक्कू यादव का उन पर नज़र न पड़े। लोगों ने बच्चों के स्कूल छुड़वाए और उन्हें रिश्तेदारों के यहाँ पर भेज दिया ताकि वे इस माहौल से दूर सुरक्षित रहे। इन सब के बीच वहाँ की एक औरत जिनका नाम था आशा भगत, अक्कू यादव के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाई। लोग उसे आशा ताई के नाम से जानते थे। वो एक देसी दारू की दुकान चलाती थी। वहाँ के लोगों और लोकल क्रिमिनल के लिए वो बस एक सेवियर की तरह थी क्योंकि वो अक्कू यादव से बिल्कुल भी नहीं डरती और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करती थी। जब अक्कू यादव को यह पता चला कि आशा ताई और लोगों के जैसे डरने वालों में से नहीं है तो अक्कू यादव ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आशा भगत ने अक्कू यादव के खौफ को समाप्त करने का प्लान किया जिसमें अक्कू यादव किसी तरह बच निकला और जख्मी हालत में वहां से भाग गया। अब अक्कू यादव आशा से बदला लेने के लिए तिलमिला उठा। 8 जून 1999 को अक्कू यादव ने आशा के घर में घुसकर आशा को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और ये सब उसने आशा की 16 साल की बेटी के सामने किया। अक्कू यादव ने आशा ताई की कान की बालियां और हाथ की अंगूठी के लिए आशा की कान और अंगुली काट ली। वो भी आशा की बेटी के आंखों के सामने ही हुआ। एक अन्य घटना में अक्कू यादव ने एक महिला के शादी के तुरंत बाद ही उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं
एक और मामले में अक्कू यादव ने एक आदमी को नंगा करके उसे सिगरेट से जलाया और उसके बेटी के सामने ही उसे नंगा नचवाया। एक बार अक्कू यादव ने एक महिला को उसके पड़ोसियों के सामने टॉर्चर किया, फिर उसके स्तन काट दिए और सड़क पर ही उस महिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में लिखाने की कोशिश की तो अक्कू यादव ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। कस्तूरबा नगर की पुलिस भी अक्कू के जेब में थी, जो अक्कू यादव से रिश्वत लेते थे। इसलिए जब कोई भी अक्कू यादव के खिलाफ एफआईआर लिखाने जाता था तो पुलिस एफआईआर लिखने के बजाय अक्कू को उसकी खबर दे देते। फिर क्या था, अक्कू यादव या तो उन्हें मार डालता या फिर उनके घर के बहू बेटियों की इज्जत लूटता। इसी खौफ के कारण कोई भी अक्कू यादव के खिलाफ आवाज उठाने से डरता था। वो अपने खिलाफ गए लोगों का मुंह बंद करने के लिए मारने से ज़्यादा दुष्कर्म को प्रभावी मानता था। उसने कथित तौर पर 3 खून किए थे और 40 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए। पर अब अक्कू यादव का पाप का घड़ा भर चुका था और अब उसकी गुनाहों का सूद समेत हिसाब होने वाला था। एक बार अक्कू यादव और उसके साथी पैसे के लिए एक घर में घुसे। वहाँ के लोगों को टॉर्चर कर रहे थे और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। यह सब होते हुए एक पड़ोस की लड़की ने देखा जिसका नाम उषा नारायण था। वो यहाँ बाहर से गर्मियों की छुट्टी बिताने आई थी और उसे यहाँ के माहौल का कोई अंदाजा नहीं था। बाद में जब अक्कू यादव वहाँ से चला गया, फिर उषा नारायण उस महिला के घर पहुँची और उसे अक्कू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने को कहा, पर महिला के घर वालों ने पुलिस में शिकायत करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वे अक्कू यादव के गुस्से से भली भांति परिचित थे। उषा नारायण एक पढ़ी लिखी महिला थी। वे चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी और वो ये भी जानती थी कि लोगों का डर ही अक्कू यादव को अपराध करने के लिए हिम्मत देती है। इसलिए वो खुद पुलिस में कंप्लेन लिखाने चली गई। फिर वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद अक्कू यादव ने अपने 40 आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा। वो अपने साथ तेजाब का बोतल भी लाया था और उसे पुलिस से शिकायत वापस लेने की धमकी देने लगा। उषा ने जल्दी से अपने घर को अंदर से बंद कर पुलिस को फ़ोन किया। उसने पुलिस को बताया कि अक्कू यादव उसके घर पर अपने लोगों के साथ आ गया है और अगर जल्दी मदद नहीं भेजी गई तो उषा और उसके परिवार को मार डालेगा। उषा पुलिस का इंतजार करती रही पर पुलिस नहीं आई। इधर अक्कू यादव के आदमी उषा के दरवाजे तोड़ने का कोशिश करने लगे। वो उषा को बोलने लगा कि अगर तुम पुलिस में मेरा शिकायत वापस नहीं ली तो तुम्हारे चेहरे पे तेजाब डाल दूंगा और तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या क्या हश्र करूंगा। यह सब देखते हुए उषा ने रसोई गैस के सिलेंडर को घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई और उसकी नोक खोल दी और अक्कू यादव से कहा कि अगर घर में कोई भी घुसा तो वह सिलेंडर में आग लगा देगी। उसने कहा कि मैं तो मरूंगी ही, पर साथ में तुम्हें और तुम्हारे लोगों को भी मार डालूंगी। शुरू में अक्कू को लगा कि उषा सिर्फ धमका रही है, पर कुछ देर बाद उन्हें गैस की गंध आनी शुरू हो गई। वो अपने लोगों के साथ पीछे हो लिया और वहां से चला गया। कस्तूरबा नगर बस्ती में ऐसा पहली बार हुआ था कि अक्कू यादव किसी के घर आकर बिना कुछ किए वापस लौट गया। उषा नारायण के इस कारनामे ने कस्तूरबा नगर के लोगों में एक उम्मीद की किरण डाल दी। लोगों में अब हिम्मत वापस आने लगा। लोग अक्कू यादव के विरोध में लाठी डंडा के साथ सड़कों पर आ गए। गुस्साई भीड़ अक्कू यादव के साथियों पर पत्थरों की बरसात करने लगी। यहाँ के लोगों का ऐसा रुख अक्कू के आदमियों ने पहली बार देखी थी। वे वहाँ से भाग निकले। इसके बाद 6 अगस्त 2004 को अक्कू यादव के सताए जितने भी लोग थे उन्होंने मिलकर अक्कू यादव के घर को आग लगा दी। अब लोगों के मन से अक्कू यादव का डर भाग गया था। अक्कू यादव के बनाए साम्राज्य को वहाँ के लोगों ने कुछ ही दिनों में तहस नहस कर दिया। इधर अक्कू यादव लोगों के डर से भागता फिर रहा था। अक्कू यादव को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने पर उसने पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर लिया ताकि लोग उसका कुछ ना बिगाड़ सके। अब 13 अगस्त 2004 को नागपुर जिला न्यायालय में अक्कू यादव के जमानत की सुनवाई होने वाली थी। यह बात कस्तूरबा नगर के लोगों को पता चली कि अब फिर से जमानत पर अक्कू यादव आज़ाद हो जाएगा। यह बात सुनते ही लोगों में फिर से आक्रोश भर गया, खास करके महिलाओं में। उसे तो बस मामला ठंडा होने तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था। करीब 200 से 400 महिलाएं सब्जी काटने वाली चाकू और मिर्च पाउडर लेकर कोर्ट रूम पहुंच गई और वहां शांति से बैठ गई। दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास
अक्कू यादव कोर्ट रूम में हाजिर हुआ। अभी तक महिलाएं कोर्ट रूम में शांति से बैठी हुई थी। तभी अचानक अक्कू यादव का नज़र कोर्ट रूम में बैठी एक महिला पर पड़ी, जिसके साथ उसने पहले दुष्कर्म किया था। अक्कू यादव ने भरी कोर्ट में उस महिला को वेश्या कहकर पुकारा और उसे धमकी देने लगा कि छूटते ही वो उसके साथ फिर से दुष्कर्म करेगा, और जोर जोर से हंसने लगा। अक्कू यादव की यह बात सुनकर महिला को बहुत गुस्सा आया। उसे अपने ऊपर काबू नहीं रहा और उसी क्षण उसने अपना चप्पल उतारा और अक्कू यादव को सर पर अंधाधुन मारने लगी। वो जोर जोर से कहने लगी कि अब या तो तुम मेरे हाथों मरोगे या फिर मैं तुम्हारे हाथों मरूंगी। हम दोनों इस धरती पर एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद रूम में मौजूद 200 से 400 महिलाएं अक्कू यादव पर एक साथ टूट पड़ी। अक्कू यादव के ऊपर मिर्च पाउडर और पत्थरों की बरसात होने लगी। साथ खड़े पुलिस वालों ने जब अक्कू यादव को बचाना चाहा तो वो उन महिलाओं ने उन पुलिस वालों पर भी पत्थरों की बरसात कर दी। इससे घबराकर सारे पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। नागपुर जिला न्यायालय के कोर्ट नंबर 7 में अक्कू यादव को दौड़ा दौड़ा कर 70 बार चाकू घोंपा गया। महिलाओं ने चारों तरफ से उस पर चाकू घोंपना शुरू किया। जब महिलाएं उसे मार रही थी तो अक्कू यादव रो रो कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अब गुस्साई महिलाएं कहाँ सुनने वाली। वे तब तक चाकू मारती रही जब तक कि वो मर नहीं गया। एक महिला ने तो अक्कू यादव का गुप्तांग ही काट डाला। 15 मिनट में ही 32 साल का अक्कू यादव की मौत हो गई। कोर्ट रूम के फर्श और दीवार उसकी खून से भर गया। इसके बाद वो सारी महिलाएं अपने अपने घर लौट गई। पुलिस ने अक्कू यादव के लाश को अपने कब्जे में ले लिया। फिर कस्तूरबा नगर बस्ती से 5 महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद भी कई गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने उषा नारायण को भी गिरफ्तार किया, जिसने अक्कू यादव के सामने झुकने से मना कर दिया था। इन गिरफ्तारियों की विरोध करने के लिए लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर नारे लगाए। लोगों ने कहा कि जब तक महिलाओं को जमानत नहीं मिलती वो घर नहीं जाएंगे। कोर्ट में 200 महिलाओं ने अक्कू यादव की कत्ल की जिम्मेदारी ली। हर महिला ने खुद को अक्कू यादव का कातिल बताया। लोगों के भारी विरोध के बाद कुछ ही दिन के बाद उषा और बाकी महिलाओं को जमानत पर छोड़ दिया गया, पर मामला कोर्ट में चलता रहा। साल 2012 में कोर्ट ने उषा को रिहा कर दिया और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने 6 महिलाएं समेत 30 आरोपियों को भी रिहा कर दिया और साल 2014 तक अन्य आरोपी भी सबूत के अभाव पर रिहा हो गए। 13 अगस्त 2014 को जो कुछ भी हुआ वो एक कानून की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा था कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। हालांकि उस दिन जो हुआ वो कानून की नज़र में बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि अगर कानून को लागू करने वाला खुद ठीक से कानून का पालन करता तो शायद यह नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है, उस दिन जो हुआ सही हुआ या गलत? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आपराधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।